टोंग याओ ने अभी दलिया का एक कटोरा खत्म ही किया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने पहले सोचा कि लिन फेगियन होगी, लेकिन बाहर वांग शिया खड़ी थी। क्या कल रात मैंने जो दूध निकाला था उससे बच्चे का पेट भर गया? मैं बच्चे को भूखा नहीं देख सकती थी, इसलिए देखने आई। खुद एक माँ होने के नाते वांग शिया एक छोटे बच्चे को भूखा नहीं देख सकती थी। वह अभी अभी अपने बच्चे को दूध पिलाकर आई थी। रात के लिए बस इतना ही काफी है। अंदर आओ और बैठो। क्या तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? आचेन बहुत सारे उबले हुए बन और दलिया लाई है। चलो साथ में खाते हैं। टोंग याओ ने वांग शिया को अंदर बुलाया और रसोई से कुछ कटोरे और चॉपस्टिक लाने ही वाली थी कि वांग शिया ने उसे रोक दिया। कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले ही खाना खा लिया है। उसने बेडरूम की तरफ देखा, लिन फेगियन को न देखकर धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारी सास कहाँ गई? क्या वह तुम्हारे पति से तुम्हारी शिकायत कर रही है? वांग शिया के सतर्क भाव को देखकर टोंग याओ को हंसी आ गई और उसने जवाब दिया, वह सराय में ही ठहरी है। मुझे लगता है कि वह अभी तक जागी नहीं है। कल रात की शिकायतों की लड़ाई में वह जीत नहीं पाए। कल रात तो लिन फेगियन ने खुद पर तरस खाने का नाटक भी कर दिया था। तो यह अच्छी बात है। वांग शिया ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर सी को देखकर नहीं लगता कि उन्हें आसानी से बहकाया जा सकता है। आप दोनों को अपने मुद्दों पर ठीक से चर्चा करनी चाहिए। अपनी सास के मुद्दों को अपने झगड़े का मुद्दा न बनने दें। यह उचित नहीं है। टोंग याओ के जवाब देने ही वाली थी कि कमरे में बच्चा रोने लगा। वांग शिया ने तुरंत देखा कि बच्चे ने पेशाब कर दिया है। उसने फुर्ती से उसका डायपर बदला और उसे दूध पिलाने के लिए अपनी कमीज ऊपर कर ली। उसे सहजता से खाना खिलाते देख मानो वह अपने बच्चे की देखभाल कर रही हो, टोंग याओ तुरंत समझ गई कि वांग शिया सीधी सादी और बिना किसी छिपे इरादे वाली इंसान है। इससे वांग शिया के प्रति उसकी राय और भी अच्छी हो गई और उसने मन ही मन सोच लिया कि वह वांग शिया का एहसान चुकाएगी, शायद कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में कुछ मांस भेंट करेगी। आखिरकार स्तनपान के लिए भरपूर पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये बच्चा कितना प्यारा है, इसके माता पिता भी जरूर सुंदर होंगे। वांग शिया ने दूध पीते बच्चे को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने ही बच्चे को दूध पिला रही हो। सच कहूं तो मैं उसे सीधे दूध पिलाने दे रही हूं क्योंकि वह बहुत ही प्यारा है। अगर वह बदसूरत होता तो उसे दूध पिलाना बहुत मुश्किल होता। टोंग याओ ने बेपरवाही से जवाब दिया, वह अपने पिता जैसा दिखता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह इतना सुंदर है। अगर डॉक्टर सी इतने सुंदर हैं तो उनके पिता भी सुंदर होंगे। मेरे पति के विपरीत, जो 30 साल के भी नहीं हैं और उनके सिर पर अभी से गंजापन आ गया है। मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा अपने पिता जैसा दिखे। वांग शिया क्योटो की रहने वाली थी, जो बेबाक और स्पष्टवादी थी। हालांकि उनके पति उनसे उम्र में बड़े थे, फिर भी ब्लाइंड डेट के जरिए मुलाकात होने के बावजूद उनका रिश्ता काफी अच्छा था। उसने अपनी सांवली त्वचा और अपने पति के गंजे सिर पर एक नजर डाली और कहा कि वे एक कछुए की तरह हरी फलियों को देख रहे हैं। उनकी आंखें एक दूसरे से मेल खाती हैं। उनकी बातचीत जारी थी कि लिन फेगियन वापस आ गई। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें रात को अच्छी नींद नहीं आई हो और उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। दरअसल उन्होंने अचानक अपने पोते को अपने साथ ले लिया था और अब वह दंपति उन्हें ढूंढने आए थे, इसलिए उनकी नींद खराब होना स्वाभाविक था। लिन फेगियन के घर में प्रवेश करते ही टोंग याओ को लगा कि उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव है। हालांकि उसे यह ठीक से पता नहीं था कि क्या अजीब है। वांग शिया को लिन फेगियन बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे वापस आते देख वांग शिया ने बच्चे को नीचे रखा और घर की ओर चल पड़ी। जाते समय उसने याद दिलाते हुए कहा, याओ, अगर बच्चा भूखा हो तो उसे मेरे घर ले आना। जब तक उसकी माँ उसे दूध नहीं पिला देती, मैं उसे दूध पिलाने की जिम्मेदारी उठा लूंगी। टोंग याओ को वांग शिया को विदा करते देख लिन फेगियन ने कहा, जब लिजुआन यहाँ आ जाए और अगर वह पूछे कि बच्चा क्या खा रहा है, तो बस कह देना कि वह फॉर्मूला दूध पी रहा है। हम नहीं चाहते कि उसे पता चले कि वह किसी और का माँ का दूध पी रहा है। हमें वांग शिया की सेहत के बारे में कुछ नहीं पता। अगर उसे कोई बीमारी हो जाए तो क्या होगा? ये देखकर टोंग याओ को लिन फेगियन की समस्या समझ में आ गई। पहले वह एक शर्मीली स्वभाव की महिला थी, लेकिन अब वह एक दबंग दादी माँ जैसी मनोवृत्ति दिखा रही थी। उदाहरण के लिए, उसने अभी जो वाक्य कहा वह एक सुझाव नहीं था, बल्कि असहमति के अतिरिक्त संकेत के साथ एक सख्त आदेश था, स्पष्ट रूप से प्रभुत्व स्थापित करने का एक प्रयास। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। ये सुनकर टोंग याओ को हंसी आ गई और उसने जवाब दिया, चूंकि आपको यही पसंद है, इसलिए मैं दखल नहीं दूंगी।
आप खुद तय कर लीजिए कि बच्चे के लिए कौन सा फॉर्मूला मिल्क ब्रांड अच्छा है और उसे खरीद लीजिए। लेकिन जब लिजुआन इसके बारे में पूछेगी तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इससे लिन फेगियन अवाक रह गई, वह कोई जवाब देने में असमर्थ थी। वह कम बोलने वाली महिला थी और सालों से किसी से बहस करने की हिम्मत नहीं करती थी। यहाँ तक कि अगर वह सास के रूप में अपना अधिकार जताना भी चाहती तो भी वह टोंग याओ जितनी तीक्ष्ण बुद्धि की नहीं थी और टोंग याओ उसे कुछ ही वाक्यों में जवाब दे देती थी। टोंग याओ के कुछ ही शब्दों के खंडन ने लिन फेगियन को विचलित कर दिया। टोंग याओ पर अपना गुस्सा निकालने में असमर्थ लिन फेगियन ने नाश्ते के दौरान रसोई में रखे बर्तनों पर अपना गुस्सा निकाला और खूब शोर मचाया। जब झांग लिजुआन और सिबोई पहुंचे तब भी लिन फेगियन और टोंग याओ के बीच शीत युद्ध चल रहा था। वे अलग अलग कमरों में रह रहे थे और एक दूसरे को नजरअंदाज कर रहे थे। बेटा, माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। शुक्र है तुम ठीक हो, वरना मैं मर ही जाती। झांग लिजुआन ने अंदर आते ही सबसे पहले अपने बेटे को गले लगाया, रोते हुए उसे चूमा। उसका दिल दर्द से भरा हुआ था। उसे बस इस बात की खुशी थी कि उसका बच्चा ठीक है, वरना लिन फेगियन से उसका आमना सामना हो जाता। बच्चा सो रहा है, पहले उसे नीचे लिटाओ, तुम उसे डरा रहे हो। बच्चे को ठीक देखकर सिबोई को राहत मिली और उसने झांग लिजुआन को बच्चे को छोड़ने के लिए मना लिया। दोनों की आंखों के नीचे काले घेरे थे। ये स्पष्ट था कि चिंता के कारण उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आई थी। टोंग याओ ने बचे हुए दलिया को गर्म किया और बंस को भाप में पकाया। झांग लिजुआन और सिबोई को जबरदस्त भूख लगी थी। उन्होंने आधा दलिया पी लिया और 6 बंस खा लिए। उनकी भूख पूरी तरह से तो नहीं शांत हुई, लेकिन कम से कम अब उन्हें भूख नहीं लग रही थी। दंपति के आने के बाद से लिन फेगियन अपराधबोध के कारण चुप रही थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि झांग लिजुआन बिना किसी को बताए बच्चे को ले जाने के मामले को भूलने वाली थी। बच्चे की नींद में खलल न पड़े, इसलिए झांग लिजुआन ने कमरे का दरवाजा भी बंद कर लिया। उसके थके हुए चेहरे पर गुस्से का भाव साफ झलक रहा था। माँ, तुम एक समझदार वयस्क हो, फिर भी तुमने एक अनभिज्ञ घुसपैठिए की तरह व्यवहार किया, बिना किसी को बताए बच्चे को ले गई। सोचो, जब हमें पता चला कि तुमने हमारे बच्चे को ले लिया है तो हम कितने चिंतित थे। अगर कोई हमारे बच्चे का अपहरण कर लेता तो हम क्या करते। प्रसव पीड़ा पूरी होने से पहले तुम मेरी और बच्चे की देखभाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, और मैंने इस बारे में कुछ कहा भी नहीं। लेकिन अब क्या मैंने ऐसा कुछ किया था जिसके लिए तुमने हमारे बच्चे को छीनकर मुझे इतनी क्रूर सजा दी। सिबोई को लिन फेगियन के कार्यों के प्रति भी नाराजगी थी, इसलिए उसने झांग लिजुआन द्वारा अपनी मां की आलोचना करने के दौरान लिन फेगियन का पक्ष लेते हुए चुप रहने का फैसला किया। समय बदल चुका था और उसकी मां का व्यवहार पहले से कहीं अधिक लापरवाह हो गया था, जिसका प्रमाण बच्चे को लेकर भाग जाने का उसका दुस्साहस था। यह अनिश्चित था कि वह आगे क्या करेगी। टोंग याओ रसोई में आराम से बर्तन धो रही थी, उसे दखल देने या मध्यस्थता करने की कोई जल्दी नहीं थी। इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं था और न ही वह दूसरों के मामलों में दखल देकर संत बनने का नाटक करना चाहती थी। जाहिर तौर पर लिन फेगियन ने टोंग याओ के प्रति अपना रवैया बदल लिया था और एक पारंपरिक सास की तरह अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रही थी। अपनी छोटी बहू के आरोपों का सामना करते हुए लिन फेगियन ने टोंग याओ के प्रति अपने पहले के ठंडे रवैये में नरमी ला दी। लाल आंखों से उसने धीरे से कहा, मैं एक पल के लिए भ्रमित हो गई थी और यह सब मेरी ही गलती है, लिजुआन। जब तक तुम ठीक महसूस कर रही हो तुम मुझसे जो चाहो कह सकती हो। मैं कोई प्रतिशोध नहीं लूंगी। आंखों से आंसू बहते हुए उसने आगे कहा, मुझे अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए था, ये सोचकर कि शियाओचेन और याओयाओ को युवान के साथ समय बिताने देने से उन्हें संतान प्राप्ति का सौभाग्य मिलेगा। शियाओचेन सही थी, संतान पैदा करना है या नहीं यह उनका फैसला है और मुझे इतना दखल नहीं देना चाहिए था। अब तुम सब बड़े हो गए हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी है और मेरा दखल देना गलत था। ये कहना होगा कि लिन फेगियन द्वारा गलती स्वीकार करने के शब्द बहुत ही चालाकी भरे थे। एक तरफ तो वह अपनी गलती मान रही थी और झांग लिजुआन को अपना गुस्सा निकालने का कोई मौका नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ वह ये जता रही थी कि उसने ये गलतियां अपने बड़े बेटे के भले के लिए की हैं। उसने यहां तक जताने की कोशिश की कि सी चेन एहसान फरामोश है, जबकि उसने उसके भले के लिए इतना कुछ किया था। अगर झांग लिजुआन बहस करती रहती तो ऐसा लगता कि वह अपने देवर और भाभी की भावनाओं का ख्याल नहीं रख रही है। लेकिन जब उसके बच्चे को चुपके से उससे छीन लिया गया तो वह इसे कैसे अनदेखा कर सकती थी। वह चुप नहीं रह सकती थी। माँ, अगर आपने ये सब चेन और याओ के लिए किया भी तो क्या आप हमें कुछ बता नहीं सकती थी।
छुप छुपकर बच्चे को क्यों ले गईं? बोई और मैं बहुत परेशान थे, क्या आपको इसका एहसास है? और चेन खुद डॉक्टर है। आप इन बेकार की बातों की चिंता क्यों कर रही हैं? अगर सच में उनकी सेहत में कुछ गड़बड़ होती तो क्या वे खुद डॉक्टर के पास नहीं जाते? वे बड़े शहर में रहते हैं और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो क्या कोई ऐसा डॉक्टर है जो उन्हें ना मिले? जब आपने वो अजीबोगरीब दवाइयां भेजी थीं तब मैंने आपको डांटा था। क्या उन बेतरतीब चीजों को खाया भी जा सकता है? क्या आपको डर नहीं लगता कि कहीं वे जहरीली न हो? झांग लिजुआन जितनी गुस्से में थी, उसने अपने शब्दों पर कोई लगाम नहीं लगाई। उसके हर शब्द से लिन फेगियन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाकू चुभ रहा हो। अगर पारिवारिक परिस्थितियां संतोषजनक न होती और सी बोई उसे शांत न कर पाता, तो अब तक वह लिन फेगियन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार चुकी होती। जब बच्चे की देखभाल की बात आती है तो वह कहीं नजर नहीं आती, लेकिन चुपके से बच्चे को अपने साथ ले जाने में उसे कोई हिचक नहीं होती। आसपास के गांवों में कोई भी सास उसके जैसी विचित्र हरकतें नहीं करती थी। उसका जीवन अच्छा था, लेकिन उसे ये सब बेवजह का नाटक करना पड़ता था। पब फ्यूचर एड्स। झांग लिजुआन के मौखिक हमले के बाद लिन फेगियन सिर भी नहीं उठा सकी। उन्होंने अपने छोटे बेटे की ओर देखा, पाया कि उसने उनके बचाव में एक शब्द भी नहीं कहा, और उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई कड़वी गोली निगल ली हो। भले ही गलती उनकी ही क्यों न हो, उनका अपना बेटा उन्हें अपमानित कैसे होने दे सकता है? दुखी होकर लिन फेगियन का लहजा बदल गया, अगर बच्चे या याओ याओ को कुछ भी हुआ तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगी। झांग लिजुआन ने सहज भाव से जवाब दिया, क्या आपका जीवन मेरे बेटे के जीवन से तुलना करने योग्य है? लिन फेगियन कई दशकों से जी रही थी। उनका बेटा, वह तो बहुत छोटा था। लिजुआन। सी बोई को अपनी पत्नी के शब्द कुछ ज्यादा ही कठोर लगे और उसने उससे फटकार लगाई। झांग लिजुआन को एहसास हुआ कि उसने अपनी बात में कुछ ज्यादा ही कह दिया है, इसलिए उसने गहरी सांस ली और बोलना बंद कर दिया। हालांकि लिन फेगियन ने इस विषय को नहीं छोड़ा। सही कहा, मेरी जिंदगी बेकार है, मैं युवान के बराबर नहीं हूं। मुझे उस समय शियाओचिन के पिता के साथ मर जाना चाहिए था। तब मैं तुम सब के लिए परेशानी का सबब नहीं होती। मुझे अब तक जीना ही नहीं चाहिए था। ये शब्द सुनकर सी बोई को उन कठिन वर्षों की याद आए और उसका चेहरा नर्म पड़ गया। उसने कहा, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लिजुआन तो बस युवान को लेकर चिंतित थी, इसलिए उसने अपना आपा खो दिया। चलो इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं, कोई भी इसके बारे में दोबारा बात न करे। वे सब परिवार के सदस्य थे। लगातार असहमति से कोई फायदा नहीं होगा। चाहे उसकी पत्नी जीते या उसकी माँ, उससे फिर भी बहुत बुरा लगेगा। मैंने क्या कहा? क्या यह मानना गलत है कि मेरा जीवन व्यर्थ है? लिन फेगियन सिसकते हुए बोली, तुम बिल्कुल अपने भाई जैसे हो। अगर मैं आधा शब्द भी बोल दूं तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना? तुम दोनों भाई सुई धागा लेकर मेरा मुंह सिल दो, फिर मैं न बोलूंगी और न ही किसी को परेशान करूंगी। झांग लिजुआन ने इतना कुछ कहा, लेकिन उसके बेटे ने उसके बचाव में एक शब्द भी नहीं कहा। अब जैसे ही वह पलटवार करती है, उसका बेटा अपनी पत्नी का बचाव करने लगता है। उसने अथक परिश्रम से 2 बेटों का पालन पोषण किया, लेकिन अंततः उसे पता चला कि उनमें से किसी को भी उसकी परवाह नहीं है। लिन फेगियन जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती, उतना ही उसे अन्याय का एहसास होता। वह स्टूल पर बैठ गई और चुपचाप रोने लगी। सी बोई को सिरदर्द हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह चुपचाप एक तरफ बैठ गया। झांग लिजुआन गुस्से में थी और स्वाभाविक रूप से माफी नहीं मांगेगी। टोंग याओ सुलह कराने में बहुत आलसी थी। कमरे का माहौल तनावपूर्ण था, तभी बाहर से दस्तक की आवाज सुनाई दी। तोंग याओ ने दरवाजा खोला तो देखा कि सी वेमिन और सी शियाओ हुई बाहर खड़े हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे लड़ने आए हों। लिन फेगियन के रोने की आवाज सुनकर सी शियाओ हुई ने तोंग याओ को धक्का देकर रास्ते से हटा दिया और दौड़कर लिन फेगियन के पास जाकर पूछा, माँ, क्या टोंग याओ ने तुम्हें तंग किया था? सी वेमिन भी अंदर आ गया और पहले से ही छोटा सा बैठक कक्ष तुरंत और भी तंग लगने लगा। लिन फेगियन को रोते रोते सूजी हुई आंखों के साथ देखकर उसने सी बोई की ओर भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या हुआ? जब सी बोई को पहली बार पता चला कि उसके चाचा अभी भी जीवित हैं और क्योटो में रह रहे हैं, तो वह सचमुच बहुत खुश हुआ। हालांकि उसकी माँ उसके चाचा की वजह से ही क्योटो आई थी, इसलिए उसे अपने बचपन की कुछ अप्रिय यादें बार बार याद आती रहती थीं। इसके अलावा टोंग याओ से सुनी हुई बातों ने उसके मन में अपने चाचा के प्रति संदेह पैदा कर दिया था। विशेषकर ये देखते हुए कि उसके चाचा शियाओ हुई को कितना पसंद करते थे और उससे कितने मिलते जुलते थे। सी वेमिन भोला नहीं था।
उसे कुछ बातों पर संदेह था, लेकिन उसने उन पर विश्वास न करने का फैसला किया। इसलिए वह अपने चाचा से नाराज होने लगा और नहीं चाहता था कि उसकी मां उनसे बातचीत करे। अब अपने चाचा को युद्ध की तैयारी करते हुए घर में आते देख सी बोई और भी नाराज हो गया। उसने गुस्से से कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? अप्रत्याशित रूप से जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, लिन फेगियन ने तुरंत रोना बंद कर दिया और जवाब दिया, मैंने आज सुबह आपके चाचा और शियाओहुई को यहाँ आने के लिए कहा था। टोंग याओ ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा। पहले जब सी शियाओहुई ने उससे सवाल पूछा था तो लिन फेगियन ने एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन अब वह बड़े उत्साह से जवाब दे रही थी। गंभीर चेहरे के साथ सी बोई ने कहा, हमारे पारिवारिक मामलों से उनका कोई लेना देना नहीं है। आपने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया? लिन फेगियन के जवाब देने से पहले ही सी शियाओहुई भड़क उठी, अगर मैं और चाचा नहीं आते तो तुम तीनों माँ को इतना परेशान करते कि वो टूट जाती। बड़े भाई, तुम इतने निर्दयी कब से हो गए? माँ ने हमें पालने पोसने में बहुत कठिनाइयां झेली, उन्हें कभी आराम नहीं मिला। अगर तुम उनकी परवाह नहीं कर सकते तो दूसरों के साथ मिलकर उन्हें नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? सी शियाओहुई की नज़र में वे खून के रिश्ते से बंधे हुए थे और टोंग याओ और झांग लिजुआन बाहरी थे। बड़े भाई ने टोंग याओ का पक्ष लिया जबकि दूसरे भाई ने झांग लिजुआन का साथ दिया। शादी के बाद वे मानो अपनी मां को भूल ही गए थे। उनमें ज़मीर नाम की कोई चीज नहीं बची थी। यहां बोलने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। चुप रहो। सी बोई ने सी शियाओहुई को घूर कर देखा, जो सोंग यू के साथ भाग जाने के बाद से ही उसके गुस्से का कारण बनी हुई थी। जैसे ही वह शांत होने लगा था, उसने तलाक की मांग कर दी, जिससे उसके बड़े भाई द्वारा बड़ी मेहनत से बनाई गई पारिवारिक छवि धूमिल हो गई। अब वह हंगामा कर रही थी और उसकी पत्नी और साली को पराया कहने की हिम्मत कर रही थी। सी बोई जानता था कि अगर उसने अभी आवाज नहीं उठाई तो उसकी भाभी और पत्नी बहुत नाराज हो जाएंगी। पहले तो टोंग याओ बोलने के लिए तैयार थी, लेकिन सी बोई की बातें सुनकर वह शांत हो गई। एक समझदार चाचा के आसपास होने से उसने ये देखने का फैसला किया कि आगे क्या होता है। हमारे परिवार में शादी की है, हमें एक पल भी चैन नहीं मिला। उसके साथ झगड़े की वजह से मेरा अपहरण होते होते बचा। वह मनहूस है, वह हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने आए है। शियाओहुई सी बोई का और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा, अगर तुमने एक और शब्द भी बोलने की हिम्मत की तो अभी के अभी निकल जाओ। सी शियाओहुई डर गई और जल्दी से सी वेइमिन के पीछे छिप गई और गुस्से से अपना सिर बाहर निकालते हुए बोली, माँ और चाचा यहाँ हैं, अब मुझे नियंत्रित करने की आपकी बारी नहीं है। आप सी बोई सी शियाओहुई को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन टोंग याओ ने उसे रोक दिया क्योंकि वह पुराने मामलों पर ही टिके रहना चाहता था। अन्यथा सी बोई और सी शियाओहुई के बीच के मुद्दों के कारण बातचीत का विषय भटक जाता। चाचा जी, चूंकि आपने पुरानी बातें उठाई हैं तो चलिए उन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मुझे बहुत संदेह है। मैं कल पूछना चाहता था, लेकिन माँ ने कहा कि हमें अतीत की बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति तो बहुत पहले गुजर चुका है। लेकिन अभी आपकी बातों से मुझे एहसास हुआ कि अगर हम इसे स्पष्ट नहीं करेंगे तो हमारा परिवार इस बोझ को हमेशा ढोता रहेगा। टोंग याओ ने सी वेइमिन की ओर सीधे देखते हुए रहस्यमय ढंग से कहा, अभी आप जो कह रहे थे उससे यही लगता है कि मेरे ससुर ने मेरे पिता को बचाते हुए चोट खाई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। हम अपने पिता को बचाने के लिए अपने ससुर के आभारी हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण के बारे में मुझे लगता है कि हमें इसे स्पष्ट करना होगा। मेरे पिता ने कहा था कि मेरे ससुर जी आराम करने के बाद ठीक हो जाएंगे और इससे उनके भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके और मेरी सास के क्योटो आने के बाद मेरे ससुर जी रहस्यमय तरीके से दूसरी मंजिल से गिर गए, जिससे उन्हें स्थायी चोटें आईं और वे लकवाग्रस्त हो गए। आचेन ने यह भी बताया कि अपने गृहनगर लौटने के 6 महीने बाद मेरे ससुर जी ने आत्महत्या कर ली। चाचा जी, मैं जानना चाहता हूं कि कौन सच बोल रहा है, मेरे ससुर जी की मृत्यु कैसे हुई? जब सी वेइमिन ने टोंग याओ से कड़े शब्दों में पूछताछ की तो वह भी कमजोर नहीं पड़ी। सी वेइमिन पर पलटवार करते हुए उसके शब्द भी उतने ही तीखे थे। सी वेइमिन को पहले लगा था कि सी चेन ने टोंग याओ को अपने बड़े भाई की मौत का कारण नहीं बताया होगा, इसलिए उसने अतीत का फायदा उठाकर टोंग याओ पर दबाव बनाने की सोची। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसकी यह भतीजी उसकी सोच से कहीं ज्यादा चालाक थी। शायद उसे अतीत की बातें पहले से ही पता थीं और उसने जानबूझकर उसे वे बातें कहने के लिए उकसाया था। और वह लापरवाही से उसके जाल में फंस गया था। उसके बड़े भाई की मौत की सच्चाई गांव के ज्यादातर लोगों को पता थी।
इसे छुपाना नामुमकिन था। अब टोंग याओ द्वारा घेर लिए जाने पर सी वेइमिन अवाक रह गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अतीत में सी वेइमिन ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे एक जूनियर द्वारा इतनी मुश्किल स्थिति में डाल दिया जाएगा। लिन फेगियन का चेहरा सी वेइमिन से भी बदतर लग रहा था। वहां उसके बच्चे और बहुएं मौजूद थीं। अगर अब पुराने घोटाले फिर से कुरेद दिए गए तो वह शर्मिंदगी झेलने की बजाय मरना पसंद करेगी। दोनों को चुप देखकर सी बोई चिंतित हो गई और बोली, माँ, पिताजी की मृत्यु वास्तव में कैसे हुई? जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब सी बोई अभी भी एक छोटा लड़का था। उसे केवल इतना ही पता था कि उसकी माँ रोते रोते बेहोश हो गई थी और वयस्क उसे और शियाओहुई को गांव के मुखिया के घर ले गए थे। बाद में जब वे शोक मना रहे थे तब उसे पता चला कि उसके पिता का देहांत हो गया है। उनकी मृत्यु कैसे हुई ये सी बोई को नहीं पता था। बचपन में पूछने से डर लगता था और बड़े होने पर भी वह अपनी मां को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कभी नहीं पूछा। उसकी समझ में उसके पिता की मृत्यु किसी बीमारी से हुई थी, क्योंकि अपने पिता की मृत्यु से पहले सी बोई को बस इतना ही याद था कि उसके पिता दिन भर बिस्तर पर लेटे रहते थे। उन्हें खाने पीने और शौच करने में मदद की जरूरत पड़ती थी, जिससे ऐसा लगता था कि वे गंभीर रूप से बीमार हैं। इस क्षण तक सी बोई को यह एहसास नहीं हुआ था कि उसके पिता ने वास्तव में आत्महत्या की थी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके पिता अस्पताल की दूसरी मंजिल से क्यों गिरे होंगे। एक तंदुरुस्त आदमी आत्महत्या क्यों चुनेगा? जब इन मामलों का जिक्र हुआ तो उसकी माँ और चाचा इतने भयभीत और अवाक क्यों हो गए? उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि इन मुद्दों में कुछ ऐसा छिपा है जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। दूसरे भाई, क्या उसने तुम्हारा दिमाग धो डाला है? तुम उसकी हर बात पर विश्वास करते हो? सी शियाओहुई ने टोंग याओ को घूरते हुए कहा। वह साफ साफ बकवास कर रही है। हमारे पिता को लकवा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने टोंग याओहुई की जान बचाई थी। अस्पताल की दूसरी मंजिल से गिरने की कहानी पूरी तरह से उसकी मनगढ़ंत कहानी है। हमारे पिता की मृत्यु गिरने से लगी चोटों और उसके बाद हुई बीमारी के कारण हुई। अगर यह सचमुच आत्महत्या भी थी तो भी यह इसलिए थी क्योंकि वे पूरी जिंदगी बिस्तर पर पड़े रहना सहन नहीं कर सकते थे। किसी भी तरह से हमारे पिता की मृत्यु के लिए उसका परिवार ही जिम्मेदार है। वह इन मनगढ़ंत कहानियों से बस अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। सी शियाओहुई हमेशा से मानती थी कि उनके पिता ने टोंग याओहुई को बचाते हुए अपनी जान गंवाई थी। भले ही टोंग याओ इस बात को चुनौती देती रही हो और उसकी माँ और चाचा कोई जवाब न दे पाए हो, सी शियाओहुई फिर भी अपने इस विश्वास पर अडिग रही। उस समय परिवार सुखमय और आरामदायक जीवन जी रहा था। घर में खुशियां और 3 बच्चे थे। अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूदने की हिम्मत तो सिर्फ एक पागल ही कर सकता है। टोंग याओ को सबको मूर्ख समझने के बजाय कोई अधिक विश्वसनीय झूठ गढ़ना चाहिए था। सी बोई ने सी शियाओहुई को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने लिन फेगियन को स्थिर निगाहों से देखा और उससे केवल जवाब की उम्मीद कर रहा था। टोंग याओ सही कह रही थी। इस मामले को स्पष्ट किया जाना चाहिए। टोंग परिवार को हमेशा इस जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाना चाहिए। अपने बड़े भाई और टोंग याओ को रोजमर्रा की जिंदगी में ये बोझ उठाते देखना असहज था। अब जब ये मुद्दे उठी गए हैं तो उन्हें एक बार में ही सब कुछ स्पष्ट कर देना चाहिए। इन पर चर्चा करने में आखिर क्या मुश्किल है? अपने छोटे बेटे की निगाहों के नीचे लिन फेगियन को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका मन किया कि वह जमीन की किसी दरार में दुबक जाए। उसके होंठ काफी देर तक कांपते रहे और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाए। उस समय हुई घटना के लिए केवल लिन फेगियन ही जिम्मेदार नहीं थी। सी वेइमिन को उसे इस हालत में देखकर अपराधबोध हुआ और वह टोंग याओ से नाराज था। क्योटो में इतने वर्षों तक रहने के कारण उसकी प्रतिक्रिया तुरंत हुई और उसने गंभीरता से कहा, चाहे आपके ससुर ने उस समय आत्महत्या की हो या बीमारी से उनकी मृत्यु हुई हो, अगर आप इसकी जड़ तक जाएं तो ये सच है कि उन्होंने आपके पिता को बचाने की कोशिश की थी, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हुआ और सी परिवार का जीवन कठिन हो गया। आप उनकी मृत्यु को अपनी सास का भरण पोषण न करने का बहाना नहीं बना सकते। टोंग याओ मूर्ख नहीं थी। वह समझ गई थी कि सी वेइमिन अपने ससुर की मृत्यु के कारण को सही तौर पर टालना चाहता है। उसने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया, चाचा जी, चूंकि आपने जोर देकर कहा है कि मैं अपनी सास के प्रति वफादार नहीं हूं, तो शायद आप उन्हें ये बताने की अनुमति दे सकते हैं कि मैंने उन्हें कितना शर्मिंदा किया है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि मैंने ऐसा क्या गलत किया जिससे वह नाराज हो गई। जल्दी मत कीजिए, हमारे पास आराम से बात करने के लिए काफी समय है। आचेन पहले ही कह चुका है कि आज काम से लौटने के बाद हम सब परिवार के साथ बैठकर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
जब मेरे ससुर का देहांत हुआ था तब आचेन काफी समझदार था, इसलिए हम अब सब कुछ सुलझा सकते हैं। जैसे ही टोंग याओ ने बोलना समाप्त किया, लिन फेगियन ने मानो किसी चाकू से वार किया हो, अचानक अपनी छाती पीटते हुए चिल्लाए, बस करो, बोलना बंद करो। क्या तुम मुझे मरते देखना चाहती हो? तभी चुप रहोगी। शायद वह बहुत परेशान थी, उसने आंखें घुमाई और बेहोश हो गई। सौभाग्य से सी वेइमिन ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए उसे पकड़ लिया और बोला, भाभी। माँ। सी वेइमिन और सी जियाओहुई भी आश्चर्यचकित रह गए। अरे दुष्ट स्त्री, तू मेरी माँ को सचमुच क्रोधित करके मार डालेगी। मौका देखकर सी शियाओहुई ने टोंग याओ पर अपना गुस्सा निकालना शुरू किया, लेकिन टोंग याओ की ठंडी निगाहों ने उसे चुप करा दिया। माँ, क्या आप ठीक हैं? शोरगुल के बाद आखिरकार होश में आई झांग लिजुआन तेजी से आगे बढ़ी। जब से उसने सी वेइमिन और सी शियाओहुई को देखा था तब से वह अविश्वास से दंग रह गई थी। जब सी वेइमिन गांव छोड़कर गया था तब वह छोटी थी, इसलिए उसे उसकी याद ठीक से नहीं थी। उसने अपनी माँ से बस इतना सुना था कि सी शियाओहुई दिखने में सी वेइमिन जैसी लगती है, लेकिन उसने इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया था क्योंकि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। अब जब उसने सी वेइमिन को देख लिया तो उसे पूरा यकीन हो गया कि सी शियाओहुई वाकई सी वेइमिन की ही संतान है। बाद में जब उसने चाचा को टोंग याओ पर दोषारोपण करते देखा तो झांग लिजुआन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। हालांकि वह टोंग याओ के करीब नहीं थी, फिर भी वह उसका बचाव नहीं करती। अचानक जब सब लोग उसके ससुर की मौत के कारण पर चर्चा करने लगे तो झांग लिजुआन ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप सारा तमाशा देखती रही। लिन फेगियन को गुस्से से बेहोश होते देख वह आखिरकार वास्तविकता में लौट आए। अगर अब लिन फेगियन को कुछ हो जाता है तो उस पर और टोंग याओ दोनों पर अपनी सास की हत्या का आरोप लगेगा। फिर भला कौन उसके बेटे से शादी करने की हिम्मत करेगा? सौभाग्य से लिन फेगियन को कोई गंभीर समस्या नहीं हुई। कुछ समय बाद उसकी हालत में सुधार हुआ, लेकिन अब उसके मन में केवल एक ही विचार था। कांपते हाथों से उसने टोंग याओ की ओर इशारा करते हुए कहा, तलाक, हमें तलाक लेना ही होगा। हम तुम्हें बहू के रूप में नहीं रख सकते। शियाओ चेन को तुम्हें तलाक देना ही होगा। अगर वह तुम्हें तलाक नहीं देता तो मैं उससे अपना रिश्ता तोड़ दूंगी। इस शादी को रद्द करना होगा, अन्यथा वह टोंग याओ के सामने कभी सिर नहीं उठा पाएगी। टोंग याओ चुप रही। वह मूर्ख नहीं थी। लिन फेगियन के मन की बात उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। लिन फेगियन को जरूर समझ आ गया होगा कि वह सब कुछ जानती है और अपराधबोध से ग्रस्त है, इसीलिए वह सारा दोष उस पर डाल रही थी। सी बोई चिंतित हो गया। माँ, गुस्से में ऐसी बातें मत कहो। उसके बड़े भाई और उसकी पत्नी के बीच अच्छे संबंध थे, उन्हें तलाक की क्या जरूरत थी? दूसरी ओर सी शियाओहुई बेहद खुश थी। काश उसकी माँ को ये बात पहले समझ आ जाती। अगर उसका दूसरा भाई भी तलाक ले लेता तो और भी अच्छा होता। इस तरह उनका परिवार पुराने दिनों में लौट सकता था जब उसके बड़े और दूसरे दोनों भाई उसकी देखभाल करते थे। भाभी, मैं आपको आराम करने के लिए ले चलता हूँ। टोंग याओ को गहरी निगाहों से देखते हुए सी वेइमिन ने कमजोर लिन फेगियन को सहारा दिया और कमरे से बाहर निकल गया। सी बोई चिंतित होकर उनके पीछे गया, लेकिन सी वेइमिन ने उसे रोक दिया। मैं पहले आपकी माँ के साथ आराम करने चलता हूँ। आप और आपके बड़े भाई बैठकर इस बात पर विस्तार से चर्चा करें कि भविष्य में आपकी माँ की देखभाल कैसे करनी है, और अपनी पत्नियों का भी ध्यान रखें। सब कुछ तय हो जाने के बाद हम सब मिलकर आपकी माँ को लेने जा सकते हैं। सी बोई ने गुस्से से घूरते हुए बहस करने की इच्छा जताई, लेकिन सी शियाओहुई ने उसे बीच में ही रोक दिया। दूसरे भाई, क्या आप सचमुच कमरे में मौजूद उन दोनों महिलाओं को गुस्से में हमारी माँ की हत्या करने देंगे? सी बोई ने उसे घूरकर देखा, लेकिन लिन फेगियन को सांस लेने में तकलीफ होते देख उसने आखिरकार खुद को रोक लिया और चुपचाप उन तीनों को जाते हुए देखता रहा। कमरा बच्चे के रोने की आवाज से गूंज रहा था। सी बोई जल्दी से कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि झांग लिजुआन कुशलता से बच्चे को गोद में उठाकर उसे स्तनपान करा रही थी। टोंग याओ को देखते हुए उसने माफी मांगी। भाभी, माँ की बातों को दिल पर मत लीजिए, वह बस गुस्से में थी। दरअसल जब सी बोई ने टोंग याओ को सांत्वना देने के लिए यह बात कही तो वह अपने मन में बहुत अनिश्चित था। वह लिन फेगियन के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। वह कभी भी खोखली बातें नहीं करती थी। चूंकि उसने यह विचार व्यक्त किया है, इससे पता चलता है कि वह वास्तव में इस पर विचार कर रही है। आखिर उसकी माँ ने ऐसी घटनाएं क्यों अंजाम दी जबकि उसका भाई और भाभी बिल्कुल ठीक थे? सी बोई को अब अपने पिता की मृत्यु के कारण की परवाह करने का मन नहीं था। आखिरकार उनकी मृत्यु को कई साल हो चुके थे और जीवित लोग ही सबसे महत्वपूर्ण थे।
उसका बड़ा भाई घर पर नहीं था, और वह, जो वहां मौजूद रहकर टोंग याओ की मदद कर सकता था, ऐसा करने में असफल रहा था। उसे इतना शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि शाम को वह अपने बड़े भाई से मिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। टोंग याओ ने गहरी सांस ली और एक बेजान सी आह भरी, कोई बात नहीं। आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उसे शुरू से ही मेरे बच्चे न होने पर आपत्ति थी। अगर मैं एक दिन गर्भवती नहीं हुई, तो वह भी एक दिन चैन से नहीं रह पाएगी। अब बस कुछ ही समय की बात है जब वह मुझे आचेन से तलाक दिलवाने की योजना बनाएगी। खासकर अब जब उसे लिनफेगियन के घोटाले के बारे में पता चल गया है, तो लिनफेगियन शायद उसे जान से मारना चाहेगी। साथ ही सी शियाहुई की दखलंदाजी को देखते हुए अगर लिन फेगियन उसे पसंद करती है तो यह अजीब बात होगी। जब लिन परिवार में उनकी शादी हुई थी तब परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। स्वभाव से सौम्य और आत्मविश्वास की कमी वाली लिन फेगियन को सी वेइमिन का सहारा नहीं मिला, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। अब जब परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लिन फेगियन को लगता है कि उनका बेटा सक्षम है और उनके मन में नए विचार आने लगे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक घटिया किस्म की बच्ची की घबराहट है। जैसे ही उसकी जिंदगी बेहतर हुई, उसने अपना आपा खो दिया। भाभी, मेरे भाई से तलाक लेने के बारे में सोचना भी मत। मेरा भाई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। हमारी माँ तुम्हारे साथ नहीं रहती और वो जो चाहे कर सकती है। जब तक तुम दोनों पति पत्नी साथ हो, हमारी माँ की बातों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे को दूध पिलाते हुए भी झांग लिजुआन टोंग याओ को समझाना नहीं भूली। वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि यह न समझ पाए कि टोंग याओ के वहां होने से सास उसके बारे में शायद ही सोचती थी। अगर टोंग याओ न होती तो सास निस्संदेह उसे निशाना बनाती और उससे एक छोटी पत्नी को परेशान करना शुरू कर देती। इसके अलावा टोंग याओ ने मिल्क टी की दुकान खोली। वह व्यापार में माहिर थी और अपने पति के प्रति अच्छी थी, उदार थी और जरूरत पड़ने पर पैसे खर्च करने या अशांति पैदा करने में संकोच नहीं करती थी। बच्चे के जन्म पर उसे काफी अच्छी रकम मिली थी और वह उम्मीद कर रही थी कि बाद में जब उसका दूसरा या तीसरा बच्चा होगा तो उसे टोंग याओ से और भी अधिक रकम मिलेगी। अगर सी चेन दोबारा शादी कर लेती है तो हालात इतने सुखद नहीं रहेंगे। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई और मैं इतनी आसानी से तलाक नहीं लेने वाले। हर घर में कुछ न कुछ परेशान करने वाली बातें तो होती ही हैं। हालांकि टोंग याओ को लिन फेगियन की हरकतें पसंद नहीं थीं, लेकिन लिन फेगियन की बातों के कारण उसने सी चेन से तलाक लेने के बारे में नहीं सोचा। समय को देखते हुए लगभग दोपहर हो चुकी थी। ये देखते हुए कि सी बोई के दंपति ने सुबह भरपेट भोजन नहीं किया था और झांग लिजुआन को बच्चे को स्तनपान कराना था जिसके लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता थी। टोंग याओ ने तब कहा, आप लोग आराम कीजिए, मैं सब्जी मंडी जाकर कुछ सब्जियां खरीद कर खाना बना लेता हूँ। सी बोई थोड़ा चिंतित था। भाभी, मुझे भी अपने साथ चलने दीजिए। झांग लिजुआन ने सहज भाव से पूछा, किस लिए? जब भाभी खरीदारी करने जाती हैं तो आपको उनके साथ जाने की क्या जरूरत है? वह तो कभी उनके साथ किराने का सामान खरीदने नहीं जाते थे। हालांकि वह अपने दिल में जानती थी कि सिबोई उस तरह का आदमी नहीं था और टोंग याओ को उसके आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी टोंग याओ की खूबसूरती और सिबोई द्वारा टोंग याओ के प्रति दिखाई गई विशेष चिंता के कारण झांग लिजुआन को थोड़ी जलन महसूस हुई। टोंग याओ ने स्वाभाविक रूप से झांग लिजुआन की चिंताओं को भांप लिया। वैसे भी उसका सिबोई को साथ लाने का कोई इरादा नहीं था। घर पर ही रहो और लिजुआन को युवान की देखभाल में मदद करो। सब्जी मंडी ज्यादा दूर नहीं है और मैं अकेले जा सकती हूँ। इतना कहकर वह किराने की टोकरियां लेकर बाहर चली गई। घर में सिर्फ पति पत्नी ही बचे थे। तभी सिबोई ने झट से बच्चे को अपने हाथों में ले लिया और कुछ देर तक उसे थामे रखा। पता नहीं क्योटो में अपने बच्चे के बंधक होने की खबर सुनकर वह कितना परेशान हो गया था, लेकिन एक पुरुष होने के नाते वह घबरा नहीं सकता था, वरना लिजुआन और भी ज्यादा चिंतित हो जाती। बच्चे को बिस्तर पर लिटा दो, मैं उसके डायपर बदल देती हूँ। झांग लिजुआन ने बिस्तर के पास से कुछ डायपर उठाए और कुशलता से डायपर बदलने लगी। लिन फेगियन की बात याद करके उसने चिंता से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी माँ सच में भाई भाभी का तलाक करवाना चाहती है? शायद उसने गुस्से में ऐसा कहा हो। सिबोई भी लिन फेगियन के इरादों को समझ नहीं पा रहा था। झांग लिजुआन ने शिकायत की, जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही है, वह और भी उलझन में क्यों पड़ती जा रही है? हमारा घरेलू जीवन आखिरकार बेहतर होता जा रहा है, क्या वह गांव में चैन से नहीं रह सकती? उसे बेवजह ही परेशानी खड़ी करनी पड़ती है। शुक्र है युवान को कोई चोट नहीं आई। मैंने देखा कि भाभी भी खुश नहीं थी।
जब बड़े भाई काम से लौटेंगे तो शायद उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाए। अगर वह टोंग याओ होती तो वह शाम को अपने पति से जरूर झगड़ा करती। हालांकि टोंग याओ की अभी तक कोई संतान नहीं है, फिर भी वह पैसे कमा सकती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। सी चेन भी एक डॉक्टर है, इसलिए दोनों को कोई जल्दी नहीं है और लिन फेगियन को बेवजह चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा टोंग याओ के लिए अभी बच्चा न होना अच्छा है। युवान परिवार का सबसे बड़ा पोता है, उसे अधिक प्यार मिलेगा। अगर टोंग याओ सचमुच गर्भधारण नहीं कर सकती तो वह एक और बच्चा पैदा करके उसे टोंग याओ को गोद देने के लिए दे सकती है। फिर भविष्य में टोंग याओ जिन चीजों के लिए प्रयास करती है, क्या वे सब उसकी नहीं होंगी? जाहिर है झांग लिजुआन सिबोई के सामने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेगी, वरना उसका पति जरूर क्रोधित हो जाएगा। उसके पति में बस एक ही कमी है कि वह अपने भाई और भाभी का बहुत सम्मान करता है और उनकी बात बहुत मानता है। शुक्र है उसके भाई और भाभी उनके निजी मामलों में दखल नहीं देते। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हमारी माँ क्या सोच रही है, सिबोई ने उदास होकर कहा। देखते हैं आज रात बड़ा भाई कब घर आता है। अपनी जुबान पर लगाम न रखने वाली झांग लिजुआन ने पूछा, क्या आपको लगता है कि हमारी माँ को चाचा में दिलचस्पी है और वह उनके साथ रहना चाहती है? जैसे ही सिबोई ने ये सुना वह भड़क उठा और उसे घूरते हुए बोला, बकवास मत करो। ये जानते हुए कि वे उसके देवर के घर पर हैं और सिबोई उससे झगड़ा नहीं करेगा, झांग लिजुआन ने शरारती लहजे में बुदबुदाते हुए कहा, चाहे मैं झूठ बोल रही हूं या नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें अपने मन में कुछ पता नहीं है। हमारी माँ ठीक है, लेकिन उन्हें चाचा की देखभाल के लिए क्योटो आना पड़ा। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगा? वह आमतौर पर दूसरों की राय की बहुत परवाह करती हैं, लेकिन अब वह उदासीन लग रही हैं। अगर उसे अपने पति के भड़कने का डर न होता तो झांग लिजुआन ये तथ्य उजागर कर देती कि सी शियाओहुई और चाचा एक जैसे दिखते हैं। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि जवानी में उसकी सास और चाचा का अफेयर था। हालांकि वह ये बात अक्सर सुनती थी और उसे लगता था कि इसमें कुछ सच्चाई भी है, फिर भी उसे शक था। उसे लगता था कि उसकी सास काफी सभ्य और शालीन दिखती थी, बिल्कुल भी चरित्रहीन नहीं। अप्रत्याशित रूप से जहां उसकी सास देखने में गरिमापूर्ण लगती थी, वहीं वास्तव में वह कुछ भी कर सकती थी। हालांकि उसने इसे मौखिक रूप से व्यक्त नहीं किया, लेकिन सास के प्रति उसकी धारणा वास्तव में बदल गई थी और वह सास द्वारा किए गए कार्यों के प्रति कुछ हद तक घृणा महसूस करने लगी थी। इस तथ्य के अलावा कि उसके ससुर इन घिनौनी चीजों का पता चलने के बाद क्रोध से मर गए होंगे। अपनी पत्नी की बातें सुनकर सिबोई ने इस बार पलटवार नहीं किया, लेकिन उसका चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सच कहूं तो जब उसने चाचा और शियाओहुई को इतना एक जैसा देखा तो उसे भी डर से कपकपी छूट गई। लेकिन वह हमेशा से यह मानने को तैयार नहीं था कि उसकी अपनी माँ इस तरह की इंसान हो सकती है। अगर उनके परिवार के साथ ऐसी शर्मनाक घटनाएं घटित हुई तो उनमें अपने गांव लौटने की हिम्मत कैसे आ सकती है? बचपन में उन्हें डांट पड़ती थी और उन पर उंगली उठाई जाती थी। वे अपने बच्चों को ऐसे माहौल में पलने बढ़ने नहीं दे सकते थे। जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचता जाता, उसका मन और भी बेचैन होता जाता। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वह इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। उसे हमेशा लगता था कि उसके बड़े भाई को कुछ पता होगा, पर पूछने से डरता था क्योंकि एक बार यह बात सामने आ गई तो इस परिवार का लगभग अंत हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसे अपनी माँ का सामना करना नहीं आता था और उसकी माँ को भी उनका सामना करना नहीं आता था। सिबोई पूरी तरह से परेशान था और लिन फेगियन की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। उसे डर था कि टोंग याओ उसके राज खोल देगी। अगर ऐसा हुआ तो बोई और लिजुआन भी उससे नाराज हो जाएंगे। वह इतनी शर्मिंदा होगी कि बुढ़ापे में अपने दोनों बेटों से सहारा मांगने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगी और अपने गांव लौटना तो नामुमकिन ही हो जाएगा। लिन फेगियन का पीला चेहरा और ऊर्जा की कमी देखकर सी वेइमिन ने अपनी चिंता व्यक्त की। भाभी, आप ठीक नहीं लग रही हैं, क्या आपको कोई और बात परेशान कर रही है? मैं ठीक हूँ, लिन फेगियन ने सिर हिलाया, उसकी आवाज खोखली थी। सी शियाओहुई ने तुरंत मौका पाकर टोंग याओ के बारे में अपनी माँ के विचारों को प्रभावित करने की कोशिश की। माँ, देखो टोंग याओ ने तुम्हें कितना परेशान कर दिया है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि वह हमारे परिवार के लिए मुसीबत ही खड़ी करेगी। अब तुम्हें पता चल गया कि मैं सही थी। तुमने भाई को उससे तलाक लेने के लिए कहकर सही काम किया। अगर वह भाई के साथ रहती रही तो वह न केवल अपनी बहन यानी मेरी परवाह करना छोड़ देगा, बल्कि शायद अपनी माँ यानी तुम्हारी भी परवाह करना छोड़ देगा। तुम्हें बेटी नहीं मिलेगी, बेटा खो जाएगा। अगर टोंग याओ न होती तो वह परिवार की सबसे चहेती होती।
जब तक उसका बड़ा भाई उससे अच्छा व्यवहार करता, उसका छोटा भाई भी उसे प्यार करता। छोटा भाई हमेशा बड़े भाई की बात मानता था। जब समय आएगा तो वे सब क्योटो जाकर वहीं रह सकते हैं। ली शहर जैसी टूटी फूटी जगह में कौन रहना चाहेगा? उनके चाचा ने जिन व्यवसायों को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, उन्हें अंततः किसी उत्तराधिकारी की आवश्यकता होगी। उनके बेटे का अपनी पूर्व पत्नी के साथ विदेश चले जाना उनके मृत होने के समान ही था। इसलिए उनकी सारी मेहनत से अर्जित संपत्ति अंततः उन्हीं भाई बहनों को मिलनी चाहिए। ये सुनकर लिन फेगियन ने सी वेमिन की ओर देखा। उसे चिंता थी कि कहीं वह उसे बुरी सांस न समझ ले। उसने जल्दी से समझाया, मैंने गुस्से में ऐसा कह दिया। मेरे बेटे और उसकी पत्नी के बीच अच्छे संबंध हैं। मैं सच में नहीं चाहती कि उनका तलाक हो। अगर यह बात बाहर फैल गई तो लोग मुझे कोसेंगे। दरअसल वह चाहती थी कि उसका बड़ा बेटा तलाक ले, लेकिन ऐसे मामलों को निजी रखना जरूरी था और सी वेमिन के सामने इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए थी। अन्यथा उसे नहीं पता था कि सी वेमिन उसके बारे में क्या सोचेगा। लिन फेगियन इस उम्र में एक दुष्ट सास का खिताब नहीं पाना चाहती थी और सी वेमिन के सामने अपनी छवि खराब नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर सी शियाओहुई को थोड़ा गुस्सा आया। टोंग याओ को रखने का क्या फायदा? वह बदतमीज है, बच्चे पैदा नहीं कर सकती और जब से वह आई है उसने हमारे परिवार की शांति भंग कर दी है। क्या आपको ये सब दिखाई नहीं देता? फिर उसने सी वेइमिन की ओर मुड़कर कहा, चाचा जी, हमें बताए, क्या टोंग याओ के रहते हमारा घर शांतिपूर्ण रह सकता है? परिवार के सबसे बड़े पुरुष होने के नाते सी वेइमिन के पास अपने भतीजे को तलाक लेने के लिए कहने का अधिकार नहीं था। भले ही उन्हें टोंग याओ पसंद न हो, वे सीधे तौर पर ऐसा कह भी नहीं सकते थे। उन्होंने गंभीर भाव से कहा, टोंग याओ अपने पिता की तरह ही है, गंभीर और हम ग्रामीण लोगों के प्रति थोड़ी तिरस्कारपूर्ण। वह और शियाओ चेन बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। चाहे हम और कुछ भी न सोचें, वह कम से कम कभी भी अच्छी बहू नहीं बन पाएगी। टोंग याओ के रहते हुए उसकी भाभी को हमेशा अपमान और शर्मिंदगी का एहसास रहेगा और वह अपनी बहुओं का सम्मान कभी नहीं पा सकेगी। मम्मी, क्या आपने सुना? सी शियाओहुई का चेहरा खिल उठा और वह लिन फेगियन की ओर मुड़ी। चाचाजी भी यही सोचते हैं कि टोंग याओ अच्छी बहू नहीं है और भाई के लिए उपयुक्त नहीं है। लिन फेगियन ने आह भरी, ये सोचने का क्या फायदा कि वे एक दूसरे के लिए सही जोड़ी नहीं है। शियाओ चेन और टोंग याओ के बीच भावनात्मक जुड़ाव बहुत अच्छा है। मेरा भाई टोंग याओ की लोमड़ी जैसी खूबसूरती पर मोहित हो गया है। सी शियाओहुई ने एक उपाय सुझाया, तुम उसकी माँ हो। अगर तुम दृढ़ रहोगी तो भाई तुम्हारी बात जरूर मानेगा। मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें छोड़कर टोंग याओ को चुनेगा। अगर वह ऐसा करने की हिम्मत करे तो उससे रिश्ता तोड़ दो। गांव के सभी लोगों को उसका यह अवज्ञाकारी व्यवहार देखने दो। अगर फिर भी कुछ न हो तो उसके दफ्तर जाकर हंगामा करो। मुझे यकीन नहीं होता कि वह अपनी मां और अपने करियर के ऊपर टोंग याओ को चुनेगा। सच कहें तो उनकी मां के दृढ़ संकल्प की कमी ही वह कारण था जिसके चलते टोंग याओ इतनी साहसी बन गई। अगर उनकी मां थोड़ी और सख्त होती तो टोंग याओ उनके सामने बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करती। जब टोंग याओ ने उनकी मां के सामने ही उन पर हमला किया और मां ने उनका बचाव नहीं किया, तो क्या ये टोंग याओ के लिए एक स्पष्ट संकेत नहीं था कि उन्हें धमकाना आसान था? लिन फेगियन ने इस पर विचार किया लेकिन फिर भी आशंका व्यक्त की, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है? सी शियाओहुई ने उपहास करते हुए कहा, इसमें क्या बड़ी बात है? अगर वह तुम्हें अपनी मां के रूप में नहीं चाहता तो तुम्हें उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? यह है पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। लिन फेगियन हिचकिचाए, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सहज ही सी वेमिन की ओर देखा, लेकिन ये जानते हुए भी कि यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है, वह चुप रहा। लिन फेगियन दुविधा में थी। वह अपने बड़े बेटे से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन वह उसका भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहती थी और न ही अपने रिश्ते में खटास लाना चाहती थी। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे डर था कि उसका बड़ा बेटा टोंग याओ के कारण उसे त्याग देगा। एक बार माँ और बेटे के रिश्ते में तनाव आ जाए तो उसे सुधारना इतना आसान नहीं होता। यह ऐसा ही होगा जैसे बेटे को किसी और की ओर धकेलना। होश में आने के बाद लिन फेगियन ने देखा कि वे एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जिस पर वह पहले कभी नहीं चली थी। उसने हैरानी से सी वेमिन की ओर देखा और पूछा, क्या तुम हिल गए हो? हाँ, सी वेमिन ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारे पिछले घर के मकान मालिक इसे किराए पर देना जारी नहीं रखना चाहते थे, इसलिए मैं कारखाने के पास ही कहीं और रहने चला गया। लिन फेगियन को उस पर कोई शक नहीं था और उसने बगल में खड़ी सी शियाओहुई पर एक नजर डाली।
उसे अचानक सोंग यू के बारे में कुछ याद आया। तुम्हारे और सोंग यू के बीच क्या चल रहा है? तुम दोनों फिर से साथ नहीं आ रहे हो। तुम्हारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और तुम अभी से तलाक ले रहे हो। गांव वाले क्या कहेंगे? हे भगवान माँ, क्या तुम इससे थक नहीं गई हो? सी श्याहुई की आंखों में घबराहट झलक उठी। उसने अधीरता से कहा, मैंने कितनी बार कहा है, मैं सोंग यू से तलाक ले रही हूं। तुम ही अकेली हो जिसकी सोच पुरानी है और जिसे दूसरों की बातों की परवाह है। क्या दूसरे हमारी जिंदगी जीते हैं? क्योटो में रहना कितना अच्छा है। चाचा यहाँ है, भाई यहाँ है, हम उस बेकार जगह पर क्यों वापस जाएं? तुम्हें भी वहां नहीं जाना चाहिए, हमें यहीं बस जाना चाहिए। अपने गृहनगर वापस जाना तो मूर्खता ही होगी। सड़कें कीचड़ से भरी थीं और भारी बारिश ने सब कुछ दलदली और बेहद गंदा बना दिया था। घर में फफूंद की बदबू आती थी और चूहे तिलचट्टे भरे रहते थे। वह गंदा और बदहाल था। वे वहां वापस क्यों जाते? सी वेइमिन ने भौहें चढ़ाकर उसे समझाया, श्याहुई, अपनी माँ से बात करते समय अपनी भाषा और व्यवहार पर ध्यान रखो। वह सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रही है। फिर उसने गहरी सांस ली और लिनफेगियन से कहा, भाभी, मुझे भी लगता है कि श्याहुई और सोंग यू का रिश्ता ठीक नहीं है। सोंग यू में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और वह काबिल भी नहीं है। उसके साथ श्याहुई का भविष्य अच्छा नहीं होगा। वह अभी जवान है, इसलिए उसे दोबारा शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। तलाक के बाद वह अपनी दुकान चला सकती है और अनुभव हासिल कर सकती है। कुछ सालों में मैं उसे एक अच्छा पति ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। सी वेइमिन की इच्छा थी कि वह सी श्याहुई को एक सफल व्यवसाय महिला बनने में मदद करे। उनके सहयोग से वह एक छोटी सी दुकान खोल सकती थी और उसे कोई परेशानी नहीं होती। पहले अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाकर वह क्योटो के किसी स्थानीय व्यक्ति से शादी कर सकती थी। भविष्य में सी श्याहुई की संतानों का जीवन बुरा नहीं होगा। एक निर्णय कई पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है। ली सिटी की बात करें तो जब सी श्याहुई बूढ़ी हो जाएंगी तो उनके लिए वहां रिटायर होना वास्तव में एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लिन फेगियन ने आह भरी, तुमने उसके लिए सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित कर दिया है, मैं और क्या कह सकती हूँ। अचानक उसे एक अजीब सी उदासी महसूस हुई। उसके तीनों बच्चे, जिन्हें उसने बड़ी मेहनत से पाला पोसा था, अब किसी न किसी की देखरेख में बस गए थे और उन्हें उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये बात लिन फेगियन को डरा गई, जो हमेशा अपने बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती रही थी। उसे डर था कि उसके बच्चे उसे छोड़कर चले जाएंगे। उसे इस बात का और भी अधिक भय था कि उसके बच्चे उसे बेकार समझ सकते हैं, क्योंकि धन या शक्ति न होने के कारण वह किसी काम की नहीं हो सकती। लिन फेगियन को कुछ परेशान देखकर सी वेइमिन ने कहा, भाभी, आपके मन में जो भी विचार या चिंताएं हो, उन्हें बेझिझक व्यक्त करें। माँ क्या सोच सकती हैं? लिन फेगियन के तलाक पर आपत्ति जताने के डर से सी श्याहुई ने तुरंत बातचीत अपने हाथ में ले ली। छोटे चाचा, आपने मेरे लिए सब कुछ बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर दिया है। माँ को खुश होना चाहिए, है ना माँ? सी श्याहुई ने लिन फेगियन की बांह को हल्का सा धक्का दिया। उसे उम्मीद थी कि लिन उसकी बात से सहमत होगी। लिन फेगियन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अनिच्छा से कहा, मुझे आपके छोटे चाचा की व्यवस्थाओं पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप सोंग यू को क्योटो लाए हैं और अब आप तलाक लेने पर अड़े हैं। क्या सोंग यू मान जाएगी? तलाक एक ऐसा फैसला नहीं है जो एक व्यक्ति ले सके। सोंग यू को भी इस पर सहमत होना होगा, अन्यथा सोन परिवार फिर से हंगामा खड़ा कर देगा। मुझे परवाह नहीं कि वह सहमत हो या न हो, मुझे तो तलाक चाहिए ही। सी श्याहुई ने गुस्से में कहा। सी श्याहुई को तलाक लेने के लिए दृढ़ संकल्पित देखकर लिन फेगियन समझ गई कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है और उसने आह भरते हुए पूछा, तो वह अब कहाँ है? क्या वह शहर लौट आया है या कहीं और काम कर रहा है? ये सुनकर सी श्याहुई को अचानक अपराधबोध हुआ। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कहाँ है? लिन फेगियन को ये बात समझ नहीं आई। क्या उसे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए? तुम्हें कैसे पता नहीं कि वह कहाँ है? तुम सोंग यू को क्योटो लाए थे, अगर उसे कुछ हो जाता है तो क्या हम जिम्मेदार नहीं होंगे? भले ही तुम दोनों का तलाक हो जाए, तुम उसकी भलाई को यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारा झगड़ा हुआ और हम अलग हो गए। मुझे नहीं पता कि वो वापस गया या नहीं। वो एक जवान आदमी है, उसके हाथ पैर भी ठीक ठाक है, मुझे क्यों परेशान होना चाहिए? माँ, बेवजह सवाल पूछना बंद करो और चिंता करना छोड़ दो। बातचीत के दौरान सी श्याहुई ने नजरें मिलाने से बचते हुए लिन फेगियन की तरफ देखा। पिछली बार जब छोटे चाचा सोंग यू को अपने साथ ले गए थे, तब से वे फिर कभी नहीं लौटे। छोटे चाचा ने उसे एक नए घर में भी भेज दिया और उससे कहा कि वह किसी को भी सोंग यू से मिलने की बात न बताए।
हालांकि सी शियाहुई को नहीं पता कि सोंग यू कहाँ है, लेकिन वह मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकती है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। यही वजह है कि जब भी कोई उसका जिक्र करता है तो उसे अपराधबोध और डर महसूस होता है। लिन फेगियन के कुछ कहने से पहले ही सी वेइमिन ने बीच में टोकते हुए कहा, भाभी, सोंग यू अब बालिग हो गया है। वह अपना ख्याल खुद रख सकता है। चिंता मत कीजिए, हो सकता है वह ली शहर लौट गया हो। सी वेइमिन के आश्वासनों को देखकर लिन फेगियन ने आगे पूछताछ नहीं की। उनकी बातें तर्कसंगत लग रही थीं। सोंग यू एक समझदार आदमी था जो पढ़ लिख सकता था, वह यूं ही रास्ता नहीं भटक सकता था। इस बार सी वेइमिन ने जो घर किराए पर लिया था वह अस्पताल से ज्यादा दूर नहीं था, पैदल लगभग 20 मिनट की दूरी पर। यह 60 वर्ग मीटर का एक छोटा सा 2 कमरों वाला अपार्टमेंट था, जो थोड़ा छोटा होने के बावजूद पूरी तरह से सुसज्जित था। मौसम उदास था और तापमान गिर रहा था, जिससे तीनों ठंड से कांप रहे थे। लौटते ही सी शियाहुई टीवी देखने के लिए बिस्तर में घुस गई, जबकि लिन फेगियन और सी वेइमिन बैठक में बैठकर बातें कर रहे थे। भाभी, अब आप आगे क्या करने की योजना बना रही हैं? क्या आप क्योटो में ही रहना चाहती हैं या ली शहर लौटना चाहती हैं? सी वेइमिन ने लिन फेगियन को एक कप गर्म पानी दिया और उनके सामने बैठ गईं। चिंता मत कीजिए, भले ही मेरा भाई यहाँ नहीं है, मैं आपको और शियाहुई को परेशान नहीं होने दूंगी। अगर आप क्योटो में रहना चाहती हैं तो आप शियाहुई के साथ यहाँ रह सकती हैं। आप दुकान की देखभाल में भी मदद कर सकती हैं। शियाहुई जल्दबाज है और दूसरों की देखभाल करना नहीं जानती, और चूंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत है। अगर आप घर लौटना चाहती हैं तो जब शियाओचिन और बोई आएंगे तो मैं उनसे पारिवारिक घर के पुनर्निर्माण के बारे में बात करूंगी। उनका घर अब भी मिट्टी का बना हुआ था, रहने लायक नहीं था। अब जब उनके भतीजे तरक्की कर रहे थे तो वे घर बनवाने का खर्च उठा सकते थे। वह भी एक अच्छा घर बनवाने के लिए कुछ पैसे लगाएगा और गांव के उन लोगों को दिखाएगा जो उनके परिवार को नीचा समझते थे। किसी परिवार अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। लिन फेगियन के दिल में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। 1 दशक से भी अधिक समय बीत चुका था जब उसने आखिरी बार किसी पुरुष द्वारा देखभाल किए जाने का अनुभव किया था। इतने वर्षों तक उसने गांव में अकेले ही तीनों बच्चों का पालन पोषण किया, और जब भी वह दूसरी महिलाओं को अपने पतियों के सहारे जीवन यापन करते देखती तो उसके मन में एक कसक सी उठती थी। क्या वह भी नहीं चाहती थी कि कोई उसका सहारा बने? हालांकि उसके 3 बच्चे थे। भला कौन उससे सच्चा प्यार कर सकता है, लेकिन विधवा होने के नाते उसका फायदा न उठाए। ऐसा लगता है कि सी वेइमिन को लिन फेगियन का शियाहुई की देखभाल के लिए रुकना काफी पसंद आया। अगर वह सच में रुक जाती है तो क्या वे तीनों एक परिवार की तरह साथ नहीं रह पाएंगे? पहले हालांकि सी वेइमिन ने विनम्रता से उसे मना कर दिया था, लेकिन तब तक उसका तलाक नहीं हुआ था। अब जब दोनों अविवाहित थे तो वह सोच रही थी कि क्या सी वेइमिन ने अपना मन बदल लिया है। अपने भीतर उमड़ रही तीव्र उत्तेजना को दबाते हुए उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आप घर पर नहीं हैं। अगर मैं ली शहर में अकेली रहूं तो क्या फायदा? मैं क्योटो में रहूंगी और शियाहुई का साथ दूंगी। वह अनुभवहीन है और लोगों की देखभाल करना नहीं जानती, और आप इतने व्यस्त हैं, आपको किसी की मदद की जरूरत है। लिन फेगियन के फैसले से सी वेइमिन को कोई हैरानी नहीं हुई। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, चूंकि तुमने क्योटो में ही रहने का फैसला कर लिया है तो मैं शियाओचिन और बोई को बता दूंगा। मिल्क टी की दुकान खुलते ही मैं तुम्हारे लिए दुकान के पास ही एक नई जगह किराए पर ले लूंगा ताकि आना जाना आसान हो जाए। उनके लिए कोई और जगह किराए पर लें। लिन फेगियन ने अचानक कहा, क्या तुम हमारे साथ नहीं रहोगे? उनकी निगाहें मिलीं, जिसके बाद सी वेइमिन ने असहजता से अपनी नजरें हटा लीं और गला साफ करते हुए कहा, भाभी, मेरा हाल ही में तलाक हुआ है और आप अकेली हैं। अगर हम साथ रहना जारी रखते हैं तो इससे अफवाहें फैल सकती हैं। इन वर्षों में जैसे जैसे सी वेइमिन की क्षमता बढ़ती गई और उसका जीवन अधिक आरामदायक होता गया, उसे अपनी पिछली गलतियों पर और भी अधिक पछतावा होने लगा। तलाकशुदा होने के बावजूद उसने लिन फेगियन के साथ फिर से संबंध शुरू करने के बारे में नहीं सोचा था। एक व्यवसाय के तौर पर अगर ऐसी बातें उनके ग्राहकों तक पहुंच जाएं, तो वे क्योटो में रहना कैसे जारी रख सकते हैं? अतीत में उसने वे गलतियां मुख्यतः इसलिए की क्योंकि वह अपनी जवानी के चरम पर था और लिन फेगियन भी युवा और सुंदर थी। सी वेइमिन के लिए, जिसकी कोई पत्नी नहीं थी और जिसने कभी किसी अन्य महिला से संबंध नहीं रखा था, यह एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह था। उसका भाई शायद ही कभी घर पर होता था और वह हर दिन लिन फेगियन के साथ खेतों में काम करते हुए और साथ में खाना खाते हुए, उसके नहाने के पानी में मदद करते हुए बिताता था। उनका जीवन एक विवाहित जोड़े की तरह आपस में जुड़ा हुआ था।
जब उन्होंने पहली बार सीमा पार की तो उसे अपराधबोध, भय और आत्मघृणा का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसने अपने भाई के साथ विश्वासघात किया हो। लेकिन एक बार शुरू हो जाने पर कुछ चीजें नशे की लत जैसी हो जाती थीं। दुर्भाग्यवश उसे अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। उसने अपने भाई को चोट पहुंचाई थी और लिन फेगियन को प्रताड़ित किया था। आज जो हो चुका है वो हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। वह केवल लिन फेगियन को हुए नुकसान की भरपाई कर सकता था। लेकिन उसका व्यवहार एक सामान्य चाचा ससुर की तरह ही हो सकता था। सामान्य नियमों से परे कुछ भी करना असंभव था। सी वेइमिन ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन लिन फेगियन उनके शब्दों में छिपी अस्वीकृति को समझ गई। शर्मिंदा और हार मानने को तैयार न होते हुए लिन फेगियन ने अपना चेहरा सख्त कर लिया और आखिरकार बोली, वेइमिन, मेरा इससे कोई और मतलब नहीं है। मैं बस तुम्हारी और शियाओहुई की देखभाल करना चाहती हूँ। हमारी उम्र बढ़ रही है, हमें दूसरों की सोच की परवाह क्यों करनी चाहिए? वैसे भी अगर तुम अब से मुझे मेरे नाम से बुलाओगे तो हम दूसरों की नज़र में 3 लोगों का परिवार लगेंगे। भला कौन इसके बारे में गपशप करने की हिम्मत करेगा? जब वे साथ थे तब सी वेइमिन निजी तौर पर उन्हें कभी भाभी कहकर नहीं बुलाते थे। वे हमेशा उन्हें उनके नाम से ही पुकारते थे। सी वेइमिन का चेहरा उदास हो गया। उसने अनजाने में सी शियाओहुई के शयन कक्ष की ओर देखा। दरवाजा बंद देखकर उसने कहा, हालात पहले जैसे नहीं रहे। अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो किसी साथी की तलाश करो। शियाओहुई ने एक बार मुझसे कहा था कि बोई और शियाओचेन को तुम्हारे साथी ढूंढने पर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि यह बुरा विचार नहीं है। उनके पिछले संबंधों के बावजूद सी वेइमिन को अब लिन फेगियन अवांछनीय लगने लगी थी। युआन कैजेन सुंदर, गुणी और शिक्षित थीं। उनके मित्र और व्यापारिक साझेदार ऐसी पत्नी पाकर उनकी प्रशंसा करते थे। यह उनके लिए गर्व की बात थी। अगर उन्हें लिन फेगियन के साथ देखा जाता तो उनका उपहास होता और वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। केवल बाहरी दिखावट के आधार पर अगर कोई कहे कि उसके और लिन फेगियन के बीच पीढ़ी का अंतर है तो कोई भी इस पर सवाल नहीं उठाएगा। तो आप मुझसे भी साथी ढूंढने को कह रहे हैं? लिन फेगियन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। खुलेआम ठुकराए जाने से वह न केवल दुखी हुई बल्कि क्रोधित और शर्मिंदा भी हुई। वह खड़ी हुई और बोली, ठीक है, तो मुझे एक साथी से मिलवाए। मुझे दिखाए कि मेरे लिए कौन उपयुक्त है। जब तक वे मुझे नीचा नहीं समझते मैं स्वीकार कर लूंगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में वापस चली गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सी वेइमिन ऐसी बात कह सकता है। क्या अतीत में उनके बीच की सारी भावनाएं झूठी थीं? क्या सी वेइमिन के मन में उसके लिए अब कोई स्नेह नहीं बचा था? या फिर यह इसलिए था क्योंकि वह बूढ़ी हो गई थी और अपनी जवानी की खूबसूरती खो चुकी थी, जिसके कारण सी वेइमिन उससे घृणा करने लगा था? सी वेइमिन ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा काफी देर तक उदास रहा। उन्होंने कोई भाव नहीं दिखाया। उन्हें पता था कि लिन फेगियन परेशान है, लेकिन कुछ बातें स्पष्ट रूप से कहनी जरूरी थी। वे लिन फेगियन को भ्रम में नहीं रख सकते थे। उनके बच्चे बड़े हो चुके थे। अगर अब अतीत का खुलासा हो जाता तो न केवल उनके बच्चे शर्मिंदा होते बल्कि वे खुद भी शर्मिंदा होते। ऐसे असहनीय अतीत को दफना देना चाहिए और उसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। अगर वे अतीत की घटनाएं न होती तो आज टोंग याओ के सामने वह अवाक न रह जाता और उसे सी शियाओहुई के साथ हो रही बदसलूकी को सहन न करना पड़ता। टोंग याओ के बारे में सोचते हुए सी वेइमिन ने भौहें सिकुड़ी। ये भतीजी काफी चालाक थी जो सी चेन के लिए ठीक नहीं थी। अच्छू, रसोई में खाना बना रही टोंग याओ ने अपनी नाक रगड़ी और खुद से बुदबुदाए, मेरे बारे में कौन गपशप कर रहा है? मुझे लगातार कई बार छींक आ चुकी है। सिंक के पास सब्जियां धो रही झांग लिजुआन ने ऊपर देखा और पूछा, क्या आपको जुकाम है? टोंग याओ ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद। इन कुछ दिनों से आसमान में बादल छाए रहने के कारण बहुत ठंड है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ गिरने वाली है। टोंग याओ ने यह बात स्पष्ट रूप से कहे बिना कही कि उसे बिल्ली के बच्चे से पता चल गया था कि कल रात बर्फ गिरने वाली है। झांग लिजुआन बड़बड़ाए, यहाँ आने का मेरा इरादा कुछ दिन रुकने का था, लेकिन अब जब बर्फबारी की आशंका है तो मुझे लगता है कि हमें जल्दी घर लौट जाना चाहिए। बर्फबारी शुरू होने पर परेशानी बढ़ जाती है। क्योटो ली शहर से कहीं ज्यादा ठंडा है। मैं तो जैसे तैसे इसे बर्दाश्त कर पा रही हूँ। युवान की तो हालत और भी खराब हो जाएगी। नया साल नजदीक है और हम बीमार नहीं पड़ सकते। शायद अगले साल गर्मियों में लौटना बेहतर रहेगा। क्योटो की गर्मीली शहर जितनी तेज नहीं होती, इसलिए ये गर्मी से बचने के लिए एक आदर्श जगह है। पहले के समय में सम्राट गर्मी से बचने के लिए अपने ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट्स में जाना पसंद करते थे।
उसने सोचा कि क्यों न वह भी शाही मेहमाननवाजी का अनुभव कर ले। रात के खाने के बाद मैं तुम दोनों को सैर पर ले चलूंगी। क्योंकि हम यहाँ हैं तो बाहर जाकर देखना तो बनता है। टोंग याओ ने इसके अलावा कोई जिद नहीं की। आने वाली बर्फबारी काफी ज्यादा होगी। अगर झांग लिजुआन अभी नहीं निकली तो उन्हें जाने से कम 1 हफ्ते तक क्योटो में रुकना पड़ेगा। बर्फबारी के कारण वे बाहर घूमने भी नहीं जा सकेंगे। ली शहर लौटकर वहीं रहना ज्यादा सुविधाजनक होगा। जरूर, झांग लिजुआन भी बाहर घूमने जाने के लिए उत्सुक थी। उन्होंने खुशी से कहा, रात का खाना खत्म होने के बाद मैं एक कटोरी में थोड़ा दूध तैयार कर दूंगी। बोई बच्चे को भूख लगने पर पिला देगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। ठंड के मौसम में बच्चे को बाहर ले जाना सुविधाजनक नहीं था। बेहतर यही होगा कि बच्चे को घर पर ही छोड़ दिया जाए, ताकि बड़ों को असुविधा न हो और बच्चे को तकलीफ न हो। टोंग याओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने सोचा कि उसे एक लिफाफा तैयार करके झांग लिजुआन के लिए कुछ बच्चों के कपड़े और सामान खरीद लेने चाहिए ताकि वह उन्हें घर ले जा सके। आखिरकार वे इतनी लंबी और तनावपूर्ण यात्रा करके यहाँ आए थे, जिसका कुछ न कुछ संबंध तो उससे था ही। दोपहर के भोजन के लिए टोंग याओ ने 4 व्यंजन और एक सूप बनाया। इनमें मसालेदार और खट्टी पत्ता गोभी को छोड़कर बाकी सभी मांस के व्यंजन थे। सी बोई और झांग लिजुआन सचमुच भूखे थे। दोनों की भूख बहुत अच्छी थी। चावल का एक दाना या खाने का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। सी बोई ने खाने की मेज साफ करने की पहल की, जबकि टोंग याओ झांग लिजुआन को खरीदारी के लिए बाहर ले गई। खरीदारी में बिताया गया पूरा दोपहर व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने कई चीजें खरीदी और यहाँ तक कि टोंग याओहुई और वेन युन से मिलने के लिए ब्रांच तो भी गईं। वेन युन और टोंग याओहुई को देखकर झांग लिजुआन को ऐसा लगा जैसे वह शहर में आए कोई देहाती हो। उसने मन ही मन सोचा कि टोंग याओ कितनी सुंदर है और फिर वेन युन और टोंग याओहुई की सुंदरता की तारीफ की। उम्र के बावजूद वे अब भी बेहद खूबसूरत और शांत स्वभाव की थीं। टोंग याओ की खूबसूरती में कोई हैरानी की बात नहीं। उसके माता पिता खेतों में काम करते थे और देखने में किसी बड़े आदमी जैसे लगते थे। जाहिर है वह खुद की तुलना दूसरों से नहीं कर सकती थी। यह अंतर जन्म से ही स्पष्ट था। सौभाग्य से अब वह एक सम्मानजनक जीवन जी रही थी, अन्यथा वह ईर्ष्या से मर जाती। वेन युन और टोंग याओहुई ने झांग लिजुआन का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने न केवल उन्हें एक लाल लिफाफा दिया, बल्कि वेन युन ने उनके लिए 3 से 4 पाउंड भुने हुए शाहबलूत भी पैक किए। अभी मौसम ठंडा है और ये कुछ दिनों तक खराब नहीं होंगे। आप इन्हें यात्रा पर ले जा सकते हैं। जब भी संभव हो अपने बच्चों के साथ क्योटो में हमसे मिलने जरूर आएं। झांग लिजुआन को वेन युन की इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी। वह बेहद खुश थी और मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रही थी। वह कृतज्ञता में बार बार सिर हिला रही थी। टोंग याओ के साथ घर लौटने के बाद भी वह टोंग याओहुई और वेन युन की तारीफ करती रही। भाभी, मुझे सच में इस बात से ईर्ष्या होती है कि आपके माता पिता इतने अच्छे हैं। वे बेटों को बेटियों से ज्यादा अहमियत नहीं देते। वे आपका उतना ही ख्याल रखते हैं जितना अपने बेटे का। वे आपकी दुकान में मदद करते हैं और घर के सारे काम संभालते हैं, हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। सच कहूं तो मेरी सास आपके माता पिता के सामने कुछ भी नहीं है। आप उनका इतना ख्याल रखती हैं, फिर भी उन्हें बस यही फिक्र रहती है कि आप बच्चे पैदा करें। उन्होंने कभी भी आपके साथ सच्ची दयालुता से व्यवहार नहीं किया, झांग लिजुआन ने कहा। उसे शहर के लोगों की सोच समझ में नहीं आती थी। उनका जीवन इतना अच्छा था, फिर भी वे और बच्चे नहीं चाहते थे। टोंग याओ चाहे कितनी भी काबिल क्यों ना हो, आखिर वह एक औरत थी। अब तो वह न सिर्फ अपनी सारी कमाई परिवार के पुरुषों को दे देती थी, बल्कि इसी परिवार की सारी संपत्ति भी पुरुषों को ही सौंप देती थी। आखिर वे क्या सोच रहे थे? अगर उसे पहले बेटी होती तो वह निश्चित रूप से बेटे को जन्म देने के लिए जल्दी करती। उदाहरण के लिए, फिलहाल एक बेटा होने के बावजूद उसे लगता है कि यह काफी नहीं है। वह अभी भी 2 और बेटे चाहती है। उसे और बेटियां होने की कोई परवाह नहीं है, उसे बस बेटे पसंद हैं। अवचेतन रूप से लड़कों का होना उसकी क्षमता का प्रतीक था। इस समय झांग लिजुआन को यह एहसास नहीं था कि वह, जिसने बचपन में अपने माता पिता द्वारा लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक प्राथमिकता देने की शिकायत की थी, अब अपने माता पिता जैसी ही मानसिकता रखती है। टोंग याओ ने ताना मारते हुए कहा, मैं उसकी सगी बेटी नहीं हूं, तो मैं उससे बेटी जैसा व्यवहार करने की उम्मीद क्यों करूं? अगर वह छोटी पीढ़ी के मामलों में दखल देना बंद कर दे तो ही काफी होगा। दुर्भाग्य से लिन फेगियन इस सिद्धांत को नहीं समझती थी। झांग लिजुआन ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, भाभी, आप तो बहुत खुलकर सोचती हैं।
मुझे ये बात समझ में नहीं आती। हमारी माँ लिजुआन के साथ बोई से बेहतर व्यवहार करती है और मेरे साथ बुरा बर्ताव करती है। जब मेरा बच्चा हुआ तो मैं एक दाई रखना चाहती थी। उन्होंने मना कर दिया, कहा कि यह पैसे की बर्बादी है। फिर भी जब उन्हें पता चला कि मेरे पति का तलाक हो रहा है तो वह गांव वापस जाने पर अड़ी रहीं और कुल मिलाकर उन्होंने मेरी देखभाल भी कुछ दिनों के लिए नहीं की। सी वेइमिन के बारे में बात करते हुए झांग लिजुआन ने फुसफुसाते हुए कहा, भाभी क्या आपको नहीं लगता कि शिया हुई हमारे चाचा से बहुत मिलती जुलती है? झांग लिजुआन को यकीन नहीं था कि टोंग याओ इस बारे में क्या सोचती है, लेकिन वह अपने मन की बात उससे साझा करना चाहती थी। इसके अलावा वे दोनों लिन फेगियन की बहुएं थीं और लिन फेगियन से अनबन होने के कारण उसे लगा कि टोंग याओ गपशप करने के लिए एक अच्छी साथी है। टोंग याओ की आंखें चमक उठी और उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वे एक जैसे दिखते हैं। ये काफी अजीब है कि शियाहुई बोई या वेमिन जैसी नहीं दिखती, लेकिन वह हमारे चाचा से मिलती जुलती है। जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, झांग लिजुआन ने टोंग याओ को पकड़ लिया और उसे सीढ़ियां चढ़ने से रोकते हुए रहस्यमय ढंग से कहा, भाभी मुझे आपको कुछ बताना है। इसे किसी को मत बताना। अगर बोई को पता चल गया तो वह मुझसे झगड़ा करेगा। आगे बढ़ो। झांग लिजुआन क्या कहने वाली थी यह अनुमान लगाते हुए टोंग याओ ने जानबूझकर उत्सुकता का अभिनय किया। ऐसी कई चीजें थीं जिनके बारे में उससे बहुत कम जानकारी थी और वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि वास्तव में वर्षों पहले क्या हुआ था। झांग लिजुआन ने चारों ओर देखा और आसपास किसी को न देखकर फुसफुसाते हुए कहा, गांव के बड़े बुजुर्ग हमारी सास और चाचा के बीच हुए विवाद के बारे में जानते हैं। अफवाहें बहुत बुरी थीं और इस वजह से मेरी माँ अक्सर मेरे पिताजी से झगड़ती रहती थी। टोंग याओ ने पलकें झपकाईं, सबकी पीठ पीछे क्या बातें हो रही थीं। भाभी आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? झांग लिजुआन ने टोंग याओ के कंधे पर थपथपाते हुए फुसफुसाकर कहा, लोग कह रहे थे कि हमारी सास और चाचा का अफेयर चल रहा है और शियाहुई आपके ससुर की अपनी बेटी नहीं है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह सच है, वरना शियाहुई हमारे चाचा से इतनी मिलती जुलती क्यों होती? भतीजी का अपने चाचा की तरह दिखना कोई असामान्य बात नहीं है। हम इस आधार पर उनका न्याय नहीं कर सकते, है ना? टोंग याओ ने जानबूझकर संदेह पैदा किया ताकि झांग लिजुआन और भी रहस्य उगल दे। जैसा कि उम्मीद थी, झांग लिजुआन ने ये सुनकर तुरंत और सबूत पेश किए। भाभी हमारा घर उनके घर के पास ही है और हम दूसरों से ज्यादा जानते हैं। मेरी माँ ने बताया कि हमारे आंगन में बाढ़ लगने से पहले हम गर्मी की रातों में पेड़ों के नीचे सोते थे और अक्सर हम उन दोनों को नहाने के लिए बाहर आते देखते थे। मेरे पिताजी ने एक बार शियाहुई से पूछा था कि वह रात में किसके साथ मजे के लिए सोती है और वह हमेशा चाचा का नाम लेती थी। हमारी माँ ने तो उसे उस समय बकवास करने के लिए डांटा भी था, लेकिन शियाहुई इतनी छोटी थी कि उसे याद नहीं है। टोंग याओ ने आश्चर्य जताते हुए कहा, इनके अलावा और कुछ है क्या? जैसे आपके पिताजी के बारे में कुछ? अभी और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही झांग लिजुआन कुछ और कहने लगी, सीढ़ियों से कदमों की आहट सुनाई दी और उन्होंने तुरंत बोलना बंद कर दिया और विषय बदलते हुए कहा, भाभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लियू किंग ऊपर से नीचे आ गई। गुजरते हुए उसने उन दोनों को घूर कर देखा, जिससे झांग लिजुआन असमंजस में पड़ गई। उसे क्या हो गया है? उसमें हम पर घूरने की हिम्मत कैसे हुई, जबकि मैं उसे जानती भी नहीं? क्या वह मुझे इसलिए नीचा दिखा रही है क्योंकि मैं देहात से हूं, या फिर वह तुमसे दुश्मनी रखती है? झांग लिजुआन मूर्ख नहीं थी। सभी लोग एक ही आवासीय परिसर में रहते थे और एक दूसरे से परिचित होने चाहिए थे, इसलिए टोंग याओ का उसे नमस्कार न करना अजीब लगा। टोंग याओ ने खुलकर स्वीकार किया, पहले हमारी थोड़ी अनबन हुई थी। वो मुझे पसंद नहीं करती और मेरे पीठ पीछे बुराई करती है। बस उसे नजरअंदाज करो। एक बार जब हम अपना घर खरीद लेंगे और रिहायशी इलाके से बाहर चले जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। चलो ऊपर चलते हैं। आचेन अब तक वापस आ गई होगी। झांग लिजुआन आश्चर्यचकित रह गई और जल्दी से टोंग याओ के पास पहुंचकर बोली, भाभी क्या आप क्योटो में घर खरीदने की योजना बना रही हैं? तो आप वहीं बसने वाली हैं? असल में हाँ, अपने पिछले जीवन में भी जब वे 60 वर्ष के थे सीचेन क्योटो में ही थे और इस जीवन में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्योटो में घर खरीदना कितना महंगा होगा? झांग लिजुआन को थोड़ी ईर्ष्या हुई, बोई और मैं चाहे दिन रात मेहनत कर लें फिर भी इतना पैसा नहीं जुटा पाएंगे। अगर आपका बच्चा क्योटो में पैदा होता है तो उसके पास रहने के लिए घर होगा।
मुझे आश्चर्य है कि क्या भविष्य में युवान मुझ जैसी अक्षम माँ को नीची नज़र से देखेगी। हालांकि झांग लिजुआन उच्च शिक्षित नहीं थीं, फिर भी उन्हें ये जानकारी थी कि क्योटो में रहना ली शहर की तुलना में बेहतर अवसर प्रदान करेगा, कम से कम ग्रामीण इलाकों से तो बेहतर था। उनके छोटे से शहर में क्योटो से आने वाले किसी भी व्यक्ति को कुलीन माना जाता था। इसका मतलब यह नहीं है कि क्योटो में रहते हुए ही आप में काबिलियत है, आप और बोइली शहर में भी अच्छा कर रहे हैं। हमारे आसपास के लगभग सभी लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं। कुछ देर रुककर टोंगियाओ ने आगे कहा, अगर भविष्य में युवान क्योटो में तरक्की करना चाहेगा, तो हम उसकी मदद भी करेंगे। टोंगियाओ आसानी से वादे करने वाली इंसान नहीं थी। अगर वह ऐसा कहती, तो इसका मतलब था कि वह वास्तव में झांग लिजुआन के परिवार की मदद करने पर विचार कर रही थी। झांग लिजुआन की आंखें उत्साह से चमक उठी। भाभी, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं युवान को खूब मन लगाकर पढ़ाई करवाऊंगी ताकि वह भविष्य में क्योटो विश्वविद्यालय में दाखिला ले सके। नहीं, मैं उससे चिकित्सा की पढ़ाई करवाऊंगी ताकि वह क्योटो विश्वविद्यालय के मेडिकल स्कूल में आवेदन कर सके। टोंगियाओ के आश्वासन से वह शांत हो गई। उसने स्वीकार किया कि वह और बोई इस जीवन में कभी भी टोंगियाओ के स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर उसका बेटा सफल हो जाता है तो ये भी स्वीकार्य होगा। ऊपर चढ़ते हुए दोनों बातें करते रहे। सामने का दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि सी भाई कमरे में बैठे हैं। सी चेन खुश नहीं लग रहा था, जाहिर है उसे सुबह की घटना के बारे में पता चल गया था। वापस आने पर सी बोई जल्दी से उठकर खरीदारी के थैले उठाने चला गया। भाई, झांग लिजुआन के अंदर कदम रखते ही उसने तुरंत सी चेन का अभिवादन किया। सी चेन ने जवाब में सिर हिलाया। तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीदा? सी बोई ने सामान को मेज पर रखा और देखा कि इनमें से कई चीजें बच्चों के लिए थीं, तो उसने सोचा कि टोंगियाओ ने ही इन्हें खरीदा होगा। ये सब चीजें हमें बच्ची और अपने लिए भाभी की वजह से मिली। मैंने उन्हें खरीदने से रोकने की बहुत कोशिश की पर रोक नहीं पाए। भाभी के माता पिता ने युवान को एक लाल लिफाफा दिया और साथ ही कई किलो शाहबलूत भी पैक किए। हमने उनसे यात्रा के लिए इतना सारा पैसा खर्च करवाया, मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है। अब जब झांग लिजुआन को कुछ फायदा हुआ था, तो वह मीठी आवाज में टोंगियाओ और सी चेन की बार बार तारीफ करने लगी। ये सुनकर सी बोई को भी कुछ अपराधबोध हुआ। उसके भाई और भाभी के लिए पैसा कमाना आसान नहीं था। वह शब्दों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने में असमर्थ था और असहज होकर खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत को आगे कैसे बढ़ाए। ये देखकर टोंगियाओ ने सी चेन की ओर मुड़कर बातचीत को दूसरे विषय की ओर मोड़ दिया। क्या तुम दोनों भाइयों ने इस बारे में चर्चा की है कि माँ को चाचा के घर से कब वापस लाना है? जैसे ही लिन फेगियन का नाम लिया गया, सी बोई का चेहरा उतर गया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं। मैं तो बस बड़े भाई को बता रहा था कि आज सुबह जब आप दोनों वापस आए तो क्या हुआ था। हालांकि उसे थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई। झांग लिजुआन ने तुरंत बीच में दखल देते हुए कहा, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, तलाक क्यों लेना चाहते हो? लगता है हमारी माँ को कुछ भ्रम हो रहा है। भाभी जी, ज्यादा मत सोचो। जब तक तुम दोनों प्यार में हो, यही काफी है, क्योंकि तुम दोनों ही इस जिंदगी को जी रहे हो। इस जीवन का नेतृत्व हम कर रहे हैं, लेकिन अगर वह इस तरह का नाटक करती रही तो इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। ये बयान महत्वपूर्ण था क्योंकि अगर लिन फेगियन इसी तरह का व्यवहार करती रही, तो टोंगियाओ भी इससे ऊब सकती है। मैं समझ गया। सी चेन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। समय पर नजर डालते हुए उसने सी बोई से कहा, देर हो रही है, मैं तुम लोगों को आराम के लिए ले चलता हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक। सी बोई ने सिर हिलाया और जल्दी से अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। ठंड के मौसम को देखते हुए सी चेन ने टोंगियाओ को साथ नहीं आने दिया। वही अकेला था जो सी बोई और झांग लिजुआन को होटल तक लेकर गया। कमरे में चेक इन करने के बाद सी चेन ऊपर नहीं गया। सी बोई सी चेन से निजी तौर पर बात करना चाहता था, इसलिए उसने झांग लिजुआन को पहले बच्चे को लेकर ऊपर जाने को कहा। दोनों होटल के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। सी बोई थोड़ा कांप गया, फिर हिम्मत जुटाकर पूछा, भाई, हमारे पिता की मृत्यु कैसे हुई? क्या ये बीमारी के कारण थी या उन्होंने आत्महत्या की? उन्होंने अस्पताल की दूसरी मंजिल से छलांग क्यों लगाए? दरअसल सी बोई वास्तव में ये पूछना चाहता था कि उसकी माँ और उसके चाचा के बीच क्या रिश्ता था, लेकिन चूंकि लिन फेगियन आखिरकार उसकी माँ ही थी, इसलिए उसे ये सवाल कहने में अभी भी मुश्किल हो रही थी। सी चेन ने सी बोई की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो? हम। सी बोई ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया।
सी बोई के सधे हुए हाव भाव को देखकर सी चेन ने रात के अंधेरे में नजरें फेर ली। उसने वह देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और उसने आत्महत्या कर ली। पब फ्यूचर एड्स। जैसे किसी अप्रिय याद को याद करते हुए उसका चेहरा ठंडा और कठोर हो गया, जैसे कोई धारदार हथियार ठंडा हो। उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सी बोई के मन में उठ रहे सवाल का जवाब दे दिया। हालांकि सी बोई सरल और स्पष्टवादी था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। क्या नहीं दिखना चाहिए था? इसका क्या मतलब था? अपने चाचा के बारे में सोचते हुए शियाओ हुई और उसकी मां ने मिलकर सब कुछ स्पष्ट कर दिया। पल भर में सी बोई का चेहरा सड़ी हुई पत्ता गोभी से भी ज्यादा खट्टा हो गया। उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली, दांत पीस लिए, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह काफी देर तक चुप रहा। ऐसा लग रहा था मानो वह अपना मानसिक संतुलन खोने की कगार पर हो। सी चेन चुप रही, मानो उसके शांत होने का इंतजार कर रही हो। काफी देर बाद सी बोई ने आखिरकार अपनी मुठ्ठियां खोली और सी चेन की ओर देखा। भाई, तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता था। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज कर्कश हो गई। जाहिर तौर पर वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। सी चेन ने भारी आवाज में सिर हिलाया। मुझे ये बात क्योटो के अस्पताल में रहने के दौरान ही पता चल गई थी। अचानक सी बोई ने सहानुभूति से सी चेन की ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि उसके बड़े भाई को इस बात का पता तब चल गया था जब वह बहुत छोटा था। उसके पिता के निधन के बाद उसके भाई का स्वभाव इतना ठंडा और अंतर्मुखी हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अब ये बात समझ में आ रही थी। वह हमेशा यही सोचता था कि यह तो बस सी चेन का स्वभाव है। अब उसे एहसास हुआ कि उसका बड़ा भाई शायद उन सब में सबसे ज्यादा परेशान था। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा दुख अपने अंदर दबाकर रखा हुआ था। अगर वह सी चेन की जगह होता तो शायद बहुत पहले ही पागल हो गया होता। इस समय सी बोई बस अपने चाचा को ढूंढकर उनकी जमकर पिटाई करना चाहता था। ये सोचकर कि जिस बहन से वह कई वर्षों से इतना प्यार करता था वह उसके चाचा की संतान निकली, उसे एक घिनौनी और दर्दनाक अनुभूति हुई। वह इस समय अपने दिल में चल रही भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। अचानक ही उसे बहुत दुख हुआ और वह सब कुछ नष्ट करना चाहता था। वह अपने चाचा को पीटकर अपना गुस्सा निकालना चाहता था और यह सवाल कर रहा था कि उनके सामने आने की हिम्मत उनमें कैसे हुई। क्या वह अपने पिता का बिल्कुल भी सम्मान करता था? उसके चाचा को अपने पिता की मौत का दोष टोन परिवार पर डालने की हिम्मत कहां से मिली?